नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज एक और ऐसा दिन जबकि थोड़ा सा प्रेशर के साथ मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में आज जो बिकवाली है वो कहीं ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि ग्लोबल क्यूज और ज्यादा वीक थे और ज्यादा डैमेज होने की बातचीत थी, लेकिन उसके सामने अगर भारतीय बाजारों को देखेंगे तो उतना ज्यादा प्रेशर आज नहीं आता दिखाई पड़ा जिस तरह के यूएस मार्केट्स के अंदर प्रेशर थे। हालांकि एडवांस क्लाइंट की स्थितियां पहले से बेटर हुई हैं, फर्स्ट हाफ से बेटर हुई, लेकिन अभी भी बहुत सीवियर है। एक शेयर की तेजी के सामने तीन शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी करीब 18-19 अंक नीचे है, तो बहुत डैमेज वहां नहीं है। लेकिन निफ्टी बैंक करीब करीब 3/4% गिरावट साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे है, लेकिन आज भी जो डैमेज है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की बिकवाली स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा रहा है। 610 शेयर जो कि एडवांसेस में कामकाज कर रहे हैं और 1763 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेजर डैमेज आपको आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ही दिखाई पड़ेगा कंपैरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आस्था मैम मौजूद है पुणे से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। आस्था हमसे बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, आपके सवालों पर, लेकिन पहले मार्केट्स पर उनका एक टेक लेंगे। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि बाजार होली तो खेल रहा है लेकिन एक ही रंग की, सिर्फ लाल रंग की, और रोज 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 बिकवाली हो रही है। कैसे रीड किया जाए मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा वीकनेस मार्केट में हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है, लेकिन आज के अगर मैं ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट कर सकता है निफ्टी थोड़ी सी तेजी दिखाने की। कहाँ तक जा सकता है? बेसिकली अगर 22,450 का लेवल तोड़ा तो फिर मुझे लगता है एक बार 480 और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 500 तक जाने का, 500 530 तक जाने की कोशिश कर सकता है आज के दिन में निफ्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर 450 के ऊपर सस्टेन किया तो 500 तक की रैली निफ्टी आज के दिन में हमें 22,500 तक की रैली दिखा सकता है। और निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक में जिस तरह से यहाँ पे एक पोजीशन देखने को मिल रही है, ये चार्ट्स अभी भी वीक लग रहे हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी ज्यादा बेटर लग रहा है चार्ट वाइज। निफ्टी बैंक में मुझे लगता है कि एक डायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा। ऑन द अपर साइड 48,100, ऑन द लोअर साइड 47,700। तो ये 400 पॉइंट के जो दायरा है उसमें निफ्टी बैंक हमें घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन बायसनेस इसमें थोड़ी नेगेटिव है। ऑन द कॉन्ट्ररी निफ्टी में थोड़ी सी बायसनेस पॉजिटिव है। तो निफ्टी पॉजिटिव साइड पर दिखाई पड़ रहा है, निफ्टी बैंक थोड़ा सा दायरे में रहेगा। तो वास्तव में हम निफ्टी बैंक क्योंकि दायरे में रहने की बात है और निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, सो ड्राइव कौन करेगा? क्या आईटी, क्या रिलायंस? देखिए जिस तरह से अगर आज हम यहाँ पे पोजीशंस देखें तो जिस तरह से निफ्टी आईटी की पोजीशन बनी हुई है, तो मुझे लगता है निफ्टी आईटी तो अभी नहीं लगता कि ये एक पोजीशन में रहेगा कि जो निफ्टी को अपर साइड ले जाने के लिए मतलब वो हो सकता है, कार्यरत हो सकता है। लेकिन वहीं पे आपने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की तो उसके चार्ट भी थोड़े ठीक ठाक लगते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एज कम्पेयर टू निफ्टी आईटी ज्यादा अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूटर रह सकता है निफ्टी की, अगर आज थोड़ी सी तेजी बनती है तो। ओके, चलिए जरा हम निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी लेकर आइए। आज किस तरह की स्थितियां बाजार में बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं? आज थोड़ा बहुत रिस्पाइट डाइवर्सिफाइड साइड से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रेंट खरीदारी में है, सन फार्मा खरीदारी में, आईसीआईसी बैंक खरीदारी में है, बीईएल आज तेजी में कामकाज कर रहा है, लेकिन एक तरफा ड्रॉप आपको दिखाई पड़ेगा इंडसइंड बैंक में। सीवियर डैमेज है तो उसके ऊपर तो हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व और विप्रो कुछ और ऐसे नाम जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप साइड पर आज जहां से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है उसमें टाटा कम्युनिकेशन है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, फिनिक्स लिमिटेड है और मैक्स फाइनेंशियल जहां पर खरीदारी है। लेकिन आज गिरावट जहां पर देखने को मिल रही है मिड कैप साइड पे, उसमें बंधन बैंक है, बीएससी है, एयू बैंक है और अशोक लेलैंड है जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप साइड पे आज जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें चेन्नई पेट्रो है, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, एस्टर डीएम है, सिग्नेचर ग्लोबल है जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर है त्रिवेणी टर्बाइन में, जेंसार टेक में, बीईएमएल में, स्वान एनर्जी में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आसम मैम, दो तीन नाम जहां पर आज बात करनी जरूरी है उसमें एक तो इन्फोसिस प्रेशर है, इंडस्ट्री पे भी करूंगा बात लेकिन यहाँ नहीं आगे। इन्फोसिस यहाँ आप कैसे देख रहे हो? और दूसरा टाटा कम्युनिकेशन बड़े दिनों के बाद वापस आया रफ्तार में, क्या करा जाए इन दोनों में?
जी देखिए, सबसे पहले मैं इन्फोसिस की यहाँ पे बात कर लेती हूँ। अगर इन्फोसिस को देखा जाए तो ये दबाव जो है, मुझे लगता है कि और अभी गहरा सकता है। कोशिश करेगा इंट्राडे में थोड़ा-सा एक अपसाइड पकड़ने की इन्फोसिस, लेकिन वो बहुत मेजर नहीं लगती। मैक्सिमम 1670, 1680 तक पकड़ सकता है। तो अगर एक बड़ा ट्रेंड देखें तो इन्फोसिस का नेगेटिव आ रहा है। इंट्राडे में हो सकता है कि एक अपसाइड पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, 10-20 पॉइंट की रैली। तो इन्फोसिस वीक ही लग रहा है अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ, और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नेक्स्ट लेवल डाउनसाइड के इन्फोसिस हमें दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, वो तकरीबन यहाँ पे 1600 से लेके 1560 के रह सकते हैं। और टाटा कम्युनिकेशन मैम? अ, जी इन्फोसिस के बाद आपने दूसरा कौन-सा काउंटर टाटा बोला है? कम्युनिकेशन। आपका आवाज़ ब्रेक हुआ टाटा है सुमित जी। कम्युनिकेशन। आस्था मैम, टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशंस, जी बिल्कुल। टाटा कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात करें, तो टाटा कम्युनिकेशंस में जिस तरह की पोज़ीशन यहाँ पे बनी हुई है, ये एक अच्छा संकेत दे रहा है। इनफैक्ट 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी आने की कोशिश कर रहा है, बशर्ते कि जो आज का क्लोज़ है, वो 1480 के ऊपर हो जाए। तो टाटा कम्युनिकेशन चार्ट्स पे रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, और आज का क्लोज़ अगर इसे 1470-80 के ऊपर मेंटेन किया, तो आगे ये 1500 से लेके 1540 तक के लेवल भी हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा। राय यही रहेगी कि 1480 के ऊपर के क्लोज़ आएँ, तो 1540 तक के लिए इसमें बने रहा जा सकता है, खरीदारी की जा सकती है, और स्टॉप लॉस अभी तो इनिशियली जो इस पे बनाया जा सकता है पोज़ीशन पे, वो तकरीबन यहाँ पे 1370 का रहेगा। तो आपको टाटा कम्युनिकेशन को लेकर भी एक राय दी जा चुकी है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं सवाल जो आपके सिलसिले की, और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों पर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आस्था मैम से कोई भी सवाल पर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पर वो माध्यम आएगा 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये ईमेल आईडी है, और साथ साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ मौजूद रहने वाले हैं, जिस पर भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर अपने सवालों को आसाम से सीधे सीधे पूछ सकते हैं। आसाम मैम, डॉक्टर समीर खान साहब का पहला सवाल आया है। इन्होंने ये पूछा है कि बीएससी का शेयर जो रोज बरोज गिर रहा है, इसमें कहाँ एवरेज करना चाहिए, और दूसरा एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहला सवाल तो यही है, और दूसरा अगर करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, और साथ साथ सीडीएसएल यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, पीएससी का शेयर अभी तो टूट रहा है, तो एवरेज अभी ना करें। पहला सवाल का जवाब ये है कि करना चाहिए? नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में कर सकते हैं। बाद में करना हो, तो कहाँ तक करने की गुंजाइश रहती है? उसमें फिर जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है, वो 33 मेरे हिसाब से 3350 से लेके 3400 तक अगर ये एक फॉल दिखाता है, तो वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अभी रुक जाइए, यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे मिलता है, तो फिर एवरेजिंग का विचार करें। तो यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे मिले तो आप एवरेज करें। अभी पहले तो एवरेज ही ना करें, ये राय है, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो आप एवरेज करिएगा। दूसरा, आस्था मैम, सीडीएसएल, इसमें क्या करें, एवरेज करना चाहिए क्या? देखिए, सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल में अभी इसमें भी एवरेजिंग के अभी मौके नहीं लगते हैं। रुक जाइए, एवरेजिंग इसमें भी ना करें। इसमें एवरेजिंग के जो अच्छे लेवल्स लगते हैं, वो तकरीबन आप ये मान के चलिए कि ये जो काउंटर है अभी दिखा रहा है 1087 का लेवल, उसमें एवरेजिंग बनती है 990 के ज़ोन। ओके, तो दोनों में भी एवरेज ना करें, ना बीएससी में एवरेज करें, ना सीडीएसएल में एवरेज करें, वेट करें, थोड़ा समय दें, नीचे मिल जाए वहां पर एवरेज करें, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाएगा। प्रदीप दिदवानिया साहब का सवाल आया है आस्था मैम आपसे कि वोल्टैम्प और अपार इंडस्ट्री, इन दोनों में से कोई बेहतर दिखाई पड़ रहा है क्या? क्योंकि वैल्यूएशन वाइज तो वोल्टैम्प बेटर है, अपार लेकिन करेक्ट काफी हुआ है। सो इन दोनों में करना क्या चाहिए? देखिए वैसे देखा जाए तो वोल्टैम और अपार दोनों ही काउंटर्स अभी वीक लग रहे हैं, लेकिन बेटर वोल्टैम लग रहा है, क्योंकि वोल्टैम में थोड़ा सा चार्ट इतने वीक नहीं है जितने अपार के लगते हैं। कोशिश कर रहा है ये अपसाइड दिखाने की, लेकिन खरीदारी के भी अच्छे मौके वोल्टैम में रहेंगे, वो अभी नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से 6,900 के ऊपर ये निकलने लगे, तब इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। 6,900 या फिर 7,000, इसके ऊपर ये निकलने लगे तो वोल्टाइम में खरीदारी के मौके ढूंढे, अभी ना खरीदारी करें। और अपार इंडस्ट्री मैम? जी आस्था मैम, सुमित जी, अपार इंडस्ट्री। आपका क्या? एक्चुअली सुमित जी, आपकी आवाज मेरे पास काफी ब्रेक होके आ रही है, मैं नहीं समझ पा रही आप कौन से काउंटर की बात कर रहे हैं। मैम, अपार अपार इंडस्ट्रीज, अपार अपार इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में अभी नहीं करनी है खरीदारी।
सिर्फ दोनों में से बेटर वोल्टैम ही लग रहा है। और अपार इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये और गिरावट दिखा सकता है। वोल्टैम हो सकता है कि कोशिश करे 6,900 तक जाने की और 7,000 तक जाने की, लेकिन उसके ऊपर के क्लोज में खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। अपार में तो अभी और गिरावट आ सकती है। 54.75 अभी ये चल रहा है। मेरे हिसाब से ये जब डाउन साइड की अगर हम बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा ऑन द डाउन साइड वो 53.50 का रहेगा। 53.50 से 53.40 का। 5350 5340 ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अपार और वोल्टैप में ज्यादा बेटर वोल्टैप है जो कि आशा मैम मान रही है। जी। आशा मैम, कमलेश जी का सवाल है, इनके पास पीसी ज्वेलर है, करीब 20,000 शेयर है और 18 रुपए के दाम पर है, और साथ साथ पार्श्वनाथ के शेयर भी हैं, वो भी 2500 शेयर है। अब इनका सवाल ये कि क्या लॉस बुक कर लें या निकल जाए, पहला। और दूसरा सवाल मेरी तरफ से है कि क्या इस बाजार में इस तरह के शेयरों में जाना जरूरी है या आपको और अच्छे नाम मिल सकते हैं? देखिए और अच्छे नाम मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये साल में अगर थोड़ा बहुत भी कुशन कहीं पे है तो वो लार्ज कैप्स में रहेगा। तो जो भी क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे बढ़िया लार्ज कैप कोई कंपनियों हो तो उसमें जाएं। अब अगर मैं पीसी ज्वेलर की बात करूं तो मेरे हिसाब से अभी अभी चार्ट्स पे ये थोड़ा पॉजिटिव आना चालू हुआ है, इसलिए अभी ना निकलें। एक कोशिश करेगा ये 13.5 रुपए 14 रुपए तक जाने की, तो वहां पे चाहें तो एक बार या तो पोजीशन को रिव्यू कराएं या वहां पे निकलने का प्रयत्न करें, क्योंकि 18 की खरीद है तो इतनी जल्दी अभी ना इसमें से निकलने की कोशिश हम्म। तो पीसी ज्वेलर और पार्श्वनाथ इस तरह के शेयरों में फिलहाल आप पैसा मत डालिए। ये बाजार ऐसा है जहां पर आपको अच्छे अच्छे नाम अच्छे अच्छे दाम पर मिल रहे हैं। पहली प्रेफरेंस उनको दीजिए जिनको पोर्टफोलियो बनाना है। लार्ज कैप के कई नाम मिल रहे हैं आपको सस्ते में, आप उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा एक सवाल आया है आकाश जायसवाल का। इनके पास स्विगी के शेयर हैं और प्रिंस पाइप के भी शेयर हैं। इन दोनों को ये लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो आस्था मैम, करना क्या चाहिए? ये एक और तरह का सवाल है कि जितने नए आईपीओ आए हैं, जिन्होंने बढ़िया तेजी दिखाई थी, क्या ये मौके हैं उनको लेने के या अभी यहाँ पर भी वेट करें? नहीं, यहाँ पे वेट ही करना चाहिए। स्विगी की इन्होंने बात की है तो देखिए स्विगी में अभी भी वीक लग रहा है मोमेंटम। मेरे को नहीं लगता कि जब तक ये 370 के ऊपर जाएगा तब तक एक वापस से तेजी दिखाएगा। तो स्विगी में तो अभी रुक ही जाए, नहीं खरीदारी करें। मोमेंटम अभी भी वीक लग रहा है। ऑन द डाउन साइड स्विगी हमें 325 का स्तर दिखाता हुआ नजर आए। तो स्विगी में आपको और नीचे के लेवल से आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से भी नजर बना के रखिएगा। इसके अलावा माधव मित्तल साहब का एक सवाल आया है। ये इरकॉन को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पर एवरेज करना चाहिए इरकॉन जैसे स्टॉक में। इनफैक्ट रेलवेज, डिफेंस, पीएसयूज हाईली करेक्ट हुए हैं, लेकिन उस करेक्शन के बाद क्या वैल्यूएशन कंफर्ट या क्या एंट्री के लिए कंफर्ट आपको दिखना शुरू हो गया इनमें? नहीं, अभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर 130 या 35 का लेवल तोड़ता है, इरकॉन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो ये और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो 135 का एक क्रूशियल क्रूशियल सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन एनी केस अगर वो ब्रेक होता है तो फिर फर्दर डाउन साइड 120 तक के लिए ओपन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी भी इरकॉन इंटरनेशनल में वो लेवल्स नहीं आए जहाँ पे कि एवरेजिंग के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि ये गिरावट का अभी और संकेत दे रहा है काउंटर। तो गिरावट के संकेत दे रहा है, शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ गहरा सकती है, तो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप एवरेज ना करें। आस्था मैम, वो पिछले हफ्ते जब आप आए थे तब थोड़ा थोड़ा आपको बाइंग कंफर्ट दिख रहा था, कुछ कुछ स्टॉक को आप होल्ड कह रहे थे, लॉन्ग कह रहे थे। दोबारा आज राइट। फिर वही सिचुएशन आ गई कि आप कह रहे हो कि इधर एग्जिट करो या फर्दर और डाउन साइड खुल सकता है। क्या मार्केट में फिर से ये लग रहा है क्या कि थोड़ा सेल ऑफ अभी पेंडिंग है, शायद ये कंटिन्यू करे अभी? देखिए बिल्कुल सुमित, आपने सही बोला। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जो निफ्टी ने एक मेजर सपोर्ट लिया था तो वहां से शायद एक बाउंस बैक की उम्मीद है, लेकिन जिस हिसाब से अभी ग्लोबल यहाँ पे उठापटक चल रही है तो वापस से मार्केट्स में वही चीज आ रही है कि स्टॉक्स में फिर से सेलिंग आई है। क्योंकि हमने देखा था 21,960 964 से निफ्टी ने तेजी दिखाई थी, लेकिन वापस से वो कुछ तेजी भी हुई, अभी वापस से थोड़ा थोड़ा वीक होने लगा है। तो मेरे हिसाब से जो अच्छे क्वालिटी के शेयर है उसमें तो आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जितने भी हमने अभी डिस्कस की, जैसे अगर पीसी ज्वेलर की बात करें, स्विगी की बात करें, मैं स्विगी तो फिर भी अच्छी क्वालिटी का मानती हूँ, बट प्रॉब्लम यही है कि रिजल्ट्स में वो स्टीम नहीं है।
लेकिन जैसे पीसी ज्वेलर, तो ये वाली कैटेगरी अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जहां पे कैटेगरी स्ट्रांग नहीं है वहां पे मैं अभी भी दूरी बनाने को ही सजेस्ट कर रही हूँ। लेकिन अच्छी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टैगर्ड बाइंग स्टार्ट की जा सकती है। हम्म, तो आप अच्छे स्टॉक में एक स्टैगर बाइंग करिए। अच्छे स्टॉक मतलब वो स्टॉक जिनकी पुरानी हिस्ट्री स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं और लगातार अच्छे प्रमोटर अच्छे प्रोडक्ट के साथ वो कामकाज कर भी रही हैं। एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब गोंडा चलते हैं, वहां पे बातचीत करने के लिए एक दर्शक मौजूद है, संतोष जी हैं गोंडा से। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर नमस्कार मेरे संतोष जी। पास जो है ट्रेंट के 54 शेयर हैं 6265 के भाव में। ओके। और ये एवरेज करके मैंने प्राइस बनाया, 4-5 साल तक मैं रुक सकता हूँ। ओके। और लॉन्ग टर्म का विजन है सर। आपका चैनल सर डेली देखता हूँ और रात को बिना देखे सोते नहीं है सर। चलिए अंशुल सर बहुत का, बढ़िया सर। अफसा मैम का, और सर अब तो रवि सर भी आ गए हैं, उनका भी देखते हैं, लेकिन आपका चैनल डेली देखते हैं सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे साथ संतोष जी जुड़े रहने के लिए, सराहने के लिए, देखने के लिए हमें हमेशा। लेकिन रात में मत देखा करिए, कभी कभी कहीं बाजार नीचे आ गया तो घबराहट के मारे शायद नींद ना आए। सो ऐसी सिचुएशन मत करिए, अपनी नींद पहले पूरी करिए। आस्था मैम करना क्या चाहिए? ट्रेंड के शेयर इनके पास 54 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 6265 रुपए का एवरेज दाम है, 54 शेयर है और इनका नजरिया 4 से 5 साल का है। तो नजरिया तो ठीक है लेकिन शेयर थोड़े महंगे दाम पर है, अभी क्या किया जाए? देखिए, नजरिया ठीक है और इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स में देखूँ तो 50 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट भी लिया है इसने, जो कि तकरीबन 4700 के जोन में आता है। तो अगर वो सपोर्ट मेच्योर हुआ तो ये वापस से थोड़ा सा और अपसाइड में जाएगा, जहाँ पे कि हमें 5000-5500, क्योंकि 5000 तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है, 5500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, 5500 5550 के। तो 6200 की खरीद है, तो एटलीस्ट अभी इनिशियली 5500 5550 का रूम ट्रेंड में हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए बने रहिए इस काउंटर में। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4700 का रखना जरूरी है। किसी भी वजह से अगर ये 4700 के नीचे फिसलता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और स्टॉक में और वीकनेस गहरा सकती है। थोड़ी सी और गिरावट गहरा सकती है अगर वो लेवल टूटता है। अभी तो आप बने रहिए और देखिए सिचुएशन कैसे बनती है कि आपका नजरिया लंबी अवधि का है, लेकिन लेवल्स आपको बताया आज समय में, उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हितेश जैन साहब पूछ रहे हैं क्या एनटीपीसी को इस दाम पर ऐड करना चाहिए, और अगर एनटीपीसी को नहीं ऐड करते हैं तो कोई और ऐसा पावर कंपनी जिसको ऐड किया जा सकता हो? देखिए, एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे एडिशन की इन्होंने बात की है, मेरे हिसाब से ये सोच सकते हैं। फिर वापस बात वही है कि पूरा एक साथ क्वांटिटी ना उठाएं, थोड़ा थोड़ा उठाएं। सपोज करिए अगर उनको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो 30,000 अभी करें, 40,000 बाद में, फिर रिमेनिंग 30,000। तो ये कुछ स्टेप्स में बाइंग करें, एक साथ लमसम अमाउंट में खरीदारी ना करें। दूसरा, एनटीपीसी ठीक लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। टारगेट जो मुझे लगता है कि ये अब दिखाता हुआ नजर आएगा वो 340 से 355 के रहे। तो आपको एनटीपीसी को लेकर लेवल दिए गए हैं, आप उनको एक बार को देख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल सोनी कुमारी जी का है। इनका सवाल ये कि क्या एचसीसी को यहाँ पर और एक्यूमुलेट कर सकती हैं, होल्ड कर सकती हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो अभी जी। इसमें और एक्यूमुलेट ना करें, ये बहुत पीक लग रहा है चार्ट पे। मुझे लगता है नीचे के लेवल्स और ज्यादा मिलेंगे जहां पे कि एक्यूमुलेशन का सोच सकते हैं। अभी तो ना करें, नीचे में मेरे हिसाब से 18 से 20 रुपए के जोन में इसमें एक्यूमुलेशन का ध्यान रखें। अभी वीक लगता है, होल्ड कर सकते हैं 17 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड कर सकते हैं, 17 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन रखिएगा। लेकिन स्टॉप लॉस को थोड़ा स्ट्रिक्ट लेके चलिएगा, ये 17 का जो लेवल है शायद ये राइट्स के आसपास का ही दाम है। सो उसको आप फॉलो करके ही एक बार को चलिएगा। ध्रुव पाठक साहब का सवाल है, आधार हाउसिंग फाइनेंस और एसआर शिपिंग, ये दो इनके पास शेयर हैं आस्था मैम, इन दोनों में क्या करें, बने रहें कि निकल जाए? देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट काफी देर बाद कोई ऐसा चार्ट नया सामने आया है जो इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसमें बने रहें। और अब जो टारगेट इसमें रखना है, 438 के आसपास ये चल रहा है, तो इसमें टारगेट अब रखेंगे 475 का। थोड़ा बड़ा मैं टारगेट दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 455 और उसके बाद 475, ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जहां पे जाने की ये कोशिश दिखा सकता है काउंटर। तो
438 पे चल रहा है, बने रहें 410 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 410 का स्टॉप लेके आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। और थोड़ा बेटर नाम, बड़ी देर बाद आस्था मैम ने कोई ऐसा शेयर का नाम लिया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो आधार हाउसिंग सच में ही अच्छा होगा, तभी उन्होंने ये बात बोली। और दूसरा एसआर शिपिंग, आस्था मैम ये कैसा लग रहा है? जी, बिल्कुल। एसआर शिपिंग की बात करें, तो एसआर शिपिंग का जो काउंटर है, वो भी अभी इतना अच्छा नहीं है। आधार का काउंटर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो एसआर शिपिंग ओके लगता है। मेरे हिसाब से एक बार 26 साढ़े 26 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, अगर तेज़ी को वापस से रिज़्यूम करना है। साढ़े 26 के ऊपर गया तो साढ़े 29 तक जाने की पूरी-पूरी इसमें एक गुंजाइश लगती है। होल्ड कर लें इस काउंटर को 24 के स्टॉप लॉस के साथ। 24 का स्टॉप लॉस लेकर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर सिचुएशन में आपको आधार हाउसिंग फाइनेंस दिखाई पड़ेगा। मैम, अंबुजा सीमेंट करीब 639 रुपए के दाम पर खरीदारी और बजाज हाउसिंग 149 रुपए के दाम पर खरीदारी है। गिरावट लगातार जारी है इन दोनों में, स्पेशली बजाज हाउसिंग में। कहाँ एवरेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी? अंबुजा सीमेंट की बात करें तो देखिए ये काउंटर में 490 के ऊपर का इसको क्लोज देना ज़रूरी है। बड़ा रेजिस्टेंस 510 के आस-पास फेस कर रहा है, वो निकल गया तो इसमें फिर और अच्छी तेज़ी आएगी, जिसमें ये 530 और उसके बाद 500 अ, हम कह सकते हैं 60 तक भी जाने की पूरी गुंजाइश रखता है। तो ये काउंटर अच्छा लग रहा है, लेकिन एवरेजिंग करनी हो तो आज के क्लोज के पार ही करें, जो कि 490 के ऊपर होना ज़रूरी है। बजाज फाइनेंस आपने दूसरा या हाउसिंग फाइनेंस की बात की थी? मैम बजाज हाउसिंग, बजाज हाउसिंग। हाउसिंग, जी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये काउंटर में मुझे लगता है कि यहाँ पे चार्ट्स में अभी और ज़्यादा तेज़ी आने के लिए एवरेजिंग करनी है तो अभी ना करें। मेरे हिसाब से आज का इसमें एक लेवल इम्पोर्टेंट है 117। 117 के ऊपर ये टिक जाता है, 117-18 के ऊपर तो और स्टॉक्स ऐड कर लें। वो एवरेजिंग तो नहीं कहलाएगी क्योंकि मैं ऊपरी स्तरों पे लेने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन बड़े-बड़े रेजिस्टेंस हैं 117, 118 के ज़ोन में, अगर वो ब्रेक हुए तो चांसेस हाई हैं कि स्टॉक फिर फर्दर एक बार 122 और उसके बाद 128 तक जाने की कोशिश करेगा। 122, 128 तक की कोशिश ये शायद कर सकता है। सो आपको लेवल बताए गए हैं, उनको आप ध्यान रखना। मैम इसके अलावा सुजलॉन के शेयर हैं आशिफ पटेल के साथ, 2200 शेयर है। उनका सवाल यही, क्या इसमें बने रहें या इसमें निकल जाए? एक बड़ी वेव हम लास्ट ईयर देख चुके हैं सुजलॉन के शेयर में। अभी ये वेव कंटिन्यू करेगी या फिर बस हो गया तेजी अभी एक बारी, अब थोड़ा रेस्ट करेगा? नहीं, मेरे हिसाब से वैसे तो बने रहना चाहिए। हो सकता है थोड़ा एक उठा-पुटक दिखा के ऊपर-नीचे हो, बट अल्टीमेटली ये तेज़ हो जाएगा काउंटर। अल्टीमेटली तेज़ होगा, हो सकता है कुछ समय भी लगे 2-3 महीने, लेकिन होल्ड कर लेंगे। अभी स्टॉप लॉस जो इसमें पोज़ीशन पे रखा जा सकता है, वो बढ़िया तो 43 के लेवल पे आ रहा है। तो 43 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड कर लीजिए। टारगेट जो रखा जाएगा वो 61 और फिर 65 का रहेगा। 61 और 65, ये लेवल्स को आप ध्यान रखकर यहाँ पर पोजीशंस पे अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप बने रहिए सुजलॉन के अंदर। इसके अलावा एक सवाल अमरनाथ सिंह साहब का आया है। ये सुप्रीम इंडस्ट्री पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज करना चाहिए इनको यहाँ पर या अवॉइड करना चाहिए अभी? जी, बिल्कुल। अगर सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एवरेजिंग के लिए मुझे लगता है ये और नीचे के मौके देगा, जहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, तो अभी रुक जाइए, अभी एवरेजिंग ना करें। एवरेजिंग कहाँ करनी है? 3317 अभी ये चल रहा है। मेरे हिसाब से ये अगर किसी भी वजह से नीचे में एक बार 3200 तक आता है, तो वहाँ पे एवरेजिंग है। प्रकाश चौधरी साहब का एक सवाल आया है। इनके पास शीला फोम के शेयर हैं, करीब करीब 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 800 रुपए के दाम पर। और दूसरा इनके पास हुंडई के शेयर हैं। इन दोनों में करना क्या चाहिए मैम? शीला फोम 800 पे लिया हुआ है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। अभी तो ये काउंटर वैसे तो कुछ खास नहीं लग रहा है, वीक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी बने रहें स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस तेजी लौटनी चाहिए। स्टॉप लॉस अभी तो 620 का आ रहा है, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, बट होल्ड करने की सलाह है 620 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो पोजीशन पे रख सकते हैं, वो 745 से 790 का रहेगा। दूसरा सवाल इनका Hyundai पे था। Hyundai की बात करें, तो ये काउंटर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आईपीओ आया था और उसके बाद इसने जिस तरह से परफॉर्म किया, अभी ये काउंटर भी वीक लग रहा है। कोशिश करेगा एक बार ऊपर में 1700 तक जाने की, तो वहाँ निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वैसे कुछ खास दम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गया तो
1720 तक ये एक बार ऊपर में एक अटेम्प्ट कर सकता है जाने का, तो वहां पे निकलने के मौके ढूंढ। तो आपको एक क्लीन राय दी जा चुकी है आशा मैम की तरफ से आपके दोनों स्टॉक्स को लेकर के आप किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाएंगे। अरविंद नागर साहब पूछ रहे हैं कि आईजीआई में क्या करें, इन्होंने आईपीओ में शेयर अप्लाई किया था और आशा मैम ये कंपनी अच्छी भी थी, लेकिन हो क्या रहा है, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितने भी अच्छे नंबर हो, कितने भी अच्छे वैल्यूएशन हो, कितना भी अच्छा कारोबार हो, बाजार इस समय किसी को कुछ नहीं बख्श रहा है। सो आईजीआई करना क्या चाहिए ना। जी देखिए, बिल्कुल आईजीआई एक आईपीओ का टाइम का ये शेयर है और रिसेंट में ही वो आईपीओ आया है। मुझे लगता है कि अभी आईजीआई में जिस हिसाब से चार्ट्स बने हुए हैं वीक लग रहा है ये काउंटर। आईपीओ के बाद तो अच्छा लिस्ट हुआ था, ऊपर भी काफी गया था मेरे हिसाब से, तभी हमने भी बोला था कि इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अभी इन्होंने नहीं किया है तो बहुत नीचे आ गया है। अभी तो इसमें कोई गुंजाइश अपसाइड की लग नहीं रही है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि थोड़ा और गिरावट दिखा सकता है ये काउंटर। तो आईजीआई अभी तो वीक ही लग रहा है चार्ट्स पे। इसमें ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें, अभी इसमें कुछ दमखम नजर नहीं आता। तो अभी कोई दमखम शायद आता हुआ ना दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। लेकिन आईजीआई में एक कोई भी आईपीओ, आस्था मैम मल्टीपल टाइम, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम ये बात बोल चुकी है, कोई भी आईपीओ अगर अच्छे लिस्टिंग गेन दे रहा है और अगर आप अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टेड हैं तो आपको उसमें अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए था। ये पहले भी उन्होंने कई बार ये बोला, ना केवल आईजीआई में बल्कि विशाल मेगा मार्ट, क्वालिटी आईपीओ, हेक्सावेयर, ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ जहां पे आस्था मैम मल्टीपल टाइम आपको राय दे चुकी है कि अपना प्रॉफिट लेकर आप निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आया है हमारे पास जयदास साहब का। इनके पास एनबीसीसी है 108 पर और एसजेवीएन के शेयर हैं 118 पर, क्या करना चाहिए इन दोनों में मैम। देखिए, एनबीसीसी की बात करें तो 108 पे खरीदारी है, अभी तो बहुत नीचे आ गया है। मेरे हिसाब से एनबीसीसी में अभी होल्ड ही कर लेंगे तो बेटर रहेगा। 70 के स्टॉप लॉस के साथ 69 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर में एक बार 85 तक की टारगेट्स का वेट करें। 85 और उसके बाद अगर 90 तक आता है तो वापस से पोजीशन को रिव्यू करा ले। दूसरी तरफ एसजेवीएन की इन्होंने बात की। एसजेवीएन की बात करें तो ये काउंटर में भी अभी मुझे लगता है कि तेजी पकड़ने के लिए 89 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। उसके ऊपर गया तो 94 का पहला टारगेट और उसके बाद फिर मान के चलिए 98 का दूसरा टारगेट। तो ये टारगेट्स के लिए होल्ड करना है इसको भी। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 80 का लेवल रख सकते हैं। मैम पारादीप फॉस्फेट में क्या करना चाहिए, 400 रुपए के दाम पर खरीदारी करके बैठे हैं हमारे व्यूअर, 125 शेयर उनके पास है, अभी की सिचुएशन में क्या करें। स्टॉक का नाम बताएंगे वापस से। पारादीप फॉस्फेट, पारादीप फॉस्फेट। पारादीप फॉस्फेट्स, जी बिल्कुल। पारादीप फॉस्फेट की बात करें तो ये काउंटर अभी जिस, देखिए रिजल्ट्स तो इसके ठीक ठाक थे सुमित जी, फंडामेंटल्स जो देखे थे तो रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। होल्ड करने की सलाह है। 101 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 82 का। 82 का स्टॉप लॉस और बने रहने की राय आपको दी गई है। डॉक्टर साहब एक बार जरा निफ्टी का चार्ट लेकर आइए कि निफ्टी पे भी थोड़ी देर पहले आस्था मैम ने कॉन्ट्रा कॉल दी थी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाजार में गिरावट और गहराएगी तो आस्था मैम ने कहा था कि निफ्टी के अंदर एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है और निफ्टी सो फार 4 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। बहुत अच्छी तेजी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी आप जरूर कह सकते हैं। 20-30 अंकों के आसपास का फॉल था उस समय और वहां से लेके अभी 10 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिली। तो निफ्टी में लोअर लेवल से कुछ साइन आने शुरू हो गए हैं जो कि रिकवरी के हैं। हालांकि निफ्टी बैंक में रिकवरी नहीं है जैसे कि आस्था मैम कह भी रहे थे, लेकिन निफ्टी के अंदर एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आस्था मैम कल्पतरु प्रोजेक्ट पे रोहित चौधरी साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन दामों पर यहाँ एवरेज करना चाहिए, आप क्या राय रखते हो। एवरेजिंग के नीचे में और भी मौके मिलेंगे इस काउंटर में। मुझे लगता है अभी इस दाम पे मत करिए एवरेजिंग। एवरेजिंग करनी है तो बेसिकली 800 के जोन में देखेंगे, 800 810 के जोन में अभी रुक जाए। तो अभी रुक जाइए, 800 810 के आसपास कहीं एवरेजिंग करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक अमर राजा एनर्जी को लेकर भी सवाल आया है महेश जी का, ये नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं स्टॉक के अंदर, क्या ये जोन सही है नई खरीदारी के लिए। इसमें नई खरीदारी का जो अच्छा और बेहतर जो जोन है वो 1035 के ऊपर है, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस है उस लेवल पे 1031 पे। तो 1035 के ऊपर खरीदारी करें। वो जो 31 का रेसिस्टेंस है वो पार हो जाए और
35 पे ये कुछ टाइम तक टिका रहे तो बिल्कुल इसमें फिर आप खरीदारी का मन बना लीजिए। ऊपर में पहला टारगेट 1055, दूसरा टारगेट 1100 का रहेगा। फिर उसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 920 का। 920 का एक स्टॉप लेकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और एक अच्छे दाम, ऐसी भी एक अच्छी कंपनी है। सो आप अगर कोई खरीदारी करने की इच्छा रख भी रहे हैं तो आपको लेवल्स बताए गए उनको आप फॉलो कर सकते हैं। आज समय में एक सवाल आया है इंडस टावर को लेकर। राम साहब का ये सवाल है, इंडस टावर वो स्टॉक है जहां पर रिसेंटली म्यूचुअल फंड ने बाय किया और एफआईज ने बाय किया, वो एक ब्लॉक के बाद। वैल्यू वाइज भी ठीक है, 9-10 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा लगता है चार्ट्स पे ये काउंटर। आज का क्लोज एक बार बस अगर देख लें और 340 के ऊपर निकलता हुआ नजर आए, 335 से 340 के ऊपर का अगर क्लोज दे दे तो इसमें फिर बाइंग भी की जा सकती है। टारगेट इसमें 355 से 57 का पहला रहेगा। तो बिल्कुल इस काउंटर में बाइंग करें 335 के ऊपर 355 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इसमें लगा लें 318 का। 318 का एक स्टॉप लगा के आप पोजीशन को होल्ड करिए, आज की क्लोजिंग को देखिए और अदरवाइज भी इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है दुबई से, प्रिया जसरोतिया जी का एक सवाल है। उनके पास आरपीपी इंफ्रा के शेयर है 248 रुपए के दाम पर, काफी घाटा भी हो रहा है। हाल फिलहाल में कुछ हर्ड ऑन द स्ट्रीट है कि इस कंपनी को कुछ ऑलरेडी बहुत न्यूज फ्लोज देख चुका है, प्रेशर देख चुका है, तो शायद कम बैक दिखाए। आप क्या राय रखते हो इसके ऊपर? आरपीपी इंफ्रा में अभी ये कमबैक दिखाएगा, लेकिन उसकी कंफर्मेशन 152-53 के ऊपर आएगी। तो 152 153 के लेवल के ऊपर क्लोज देने लगे तो तेज हो जाएगा ये काउंटर, जिसपे फिर नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 170 तक भी हम देख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसमें काम करें, अभी रुक जाएं और ये जो लेवल्स दिए गए हैं उनके ऊपर ही इसमें बाइंग करें। तो जो लेवल दिए गए हैं उनके ऊपर ही अपनी पोजीशंस को आप दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट थोड़ा समय दीजिए, कंफर्मेशन का वेट करिए, उसके बाद यहाँ पर आप कामकाज होते हुए देखिएगा। एलिकॉन इंजीनियरिंग को प्रकाश कुमार साहब एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। ये पिछले साल का एक स्टार परफॉर्मर रहा है, इस साल थोड़ा सा रिलीफ ले रहा है। आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए एवरेज तो करने की इच्छा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अभी वो मौके आए हैं, क्योंकि ये स्टॉक वीक लग रहा है। डाउन साइड में और ज्यादा बड़े लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 398 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि डाउन साइड में जो लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है वो तकरीबन 375 376 तक दिखा सकता है। तो अभी तो रुक जाएं, एक बार 370 के आसपास अगर ये काउंटर आता है तो वापस से पोजीशन को रिव्यू कराएं, लेकिन अभी एवरेज ना। तो अभी एवरेज ना करें, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद इसमें आप आगे चल के काम करिएगा, तब ज्यादा बेटर है। अभी के लिए एटलीस्ट आपके पास बहुत अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल है, पहले आप उनको देख लीजिए। जोमेटो 275 रुपए पे रेनू सिंघल जी ने ले रखा है। मैम ये कई सारे ऐसे शेयरों का ऑब्जर्वेशन है कि जिनमें क्यूआईपी आए हैं और क्यूआईपी हुआ शेयर नीचे आ गए हैं। बहुत सारे नाम है, इनफैक्ट एक दो भी नहीं है, और उसमें से जोमेटो भी एक है जिसने क्यूआईपी लेकर आया और वहां से नीचे आ गया। करना क्या चाहिए इस तरह के शेयरों में? देखिए वैसे जोमेटो जैसे शेयर्स ऐसे हैं कि जो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वापस से ठीक हो जाएंगे। अभी छोटी अवधि में या स्मॉल टाइम में तो थोड़ा वीक ही होंगे, पर मेरे को लगता है कि ये जो शेयर्स हैं इनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर लेना चाहिए। अब अगर मैं जोमेटो की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी नीचे में हो सकता है, एक बार 195 192 तक जाने की कोशिश करें तो ये लेवल्स तक ये काउंटर आ सकता है। एवरेजिंग ना करें, नई पोजीशन ना लें, जो लिया हुआ है सिर्फ उसको होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आएगा 180 के स्तर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माजिद अली साहब काफी समय से वेट कर रहे हैं। अली साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। अली साहब आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार अली साहब, पहले तो माफी, आप काफी देर से हमारे साथ बने रहे। सवाल क्या है आपका? सर मेरा सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 755 क्वांटिटी है, रेट 57 के रेट से। क्या सर इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है? आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हो उसमें? जी जी। और कितना समय दे सकते हो आप इसे? एक टाइम लिमिट नहीं है, लॉन्ग टर्म की वजह इसमें। ओके, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर। सर मैम 755 रुपए के दाम पर इनके 755 शेयर इनके पास है 57 रुपए के दाम पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ये और नई खरीदारी की इच्छा रख रहे हैं, पहला पार्ट, और समय की कोई अवधि की दिक्कत नहीं है इनके लिए। क्या करना चाहिए इन्हें?
देखिए, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि एक बार इसके नतीजे देख के नहीं खरीदारी करी, क्योंकि पहले भी थोड़ा-सा जो मुझे लगता है दिक्कत थी वो नतीजों में आई थी। मैनेजमेंट किस तरह से अब गाइडेंस देता है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे बैंक ये भी अच्छा है, लेकिन अभी इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। इसकी जगह तो सर आप अगर लेना ही है और बैंक में ही जाना है, तो आईसीआईसीआई बैंक को ले लीजिए। वहाँ पे मैनेजमेंट भी अच्छा है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन वाइज़ भी ठीक है। तो इसमें आप अगर करना ही है, तो कुछ और लेना ही है, तो आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, इसमें अभी विचार ना बनाएँ। दूसरी तरफ फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे इसी में ही और नीचे के स्तर पे एवरेजिंग करनी है, क्योंकि कभी-कभी सुमित जी टिकट साइज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब छोटे अंडर 100 के शेयर्स में भी हम लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो उस हिसाब से भी लोगों का काफ़ी मन बन जाता है कोई भी स्टॉक को खरीदने के लिए। तो अगर इसको फिर भी खरीदना हो, तो अभी ना खरीदें, क्योंकि वीक लग रहा है। एक बार 50 के आस-पास आता है अ, तो भी फिर उसमें देखेंगे, वहाँ तक तो बिल्कुल ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो 50-46 के ज़ोन में फिर हम इसमें और एवरेजिंग करेंगे, 46 से लेके 50 के ज़ोन में, अभी नहीं एवरेजिंग करेंगे। नहीं, आस्था मैम, लेकिन एक बात बताओ, मेरा अगर कैपिटल 1 लाख रुपए का है और उसमें मैं 1 रुपए वाले 1 लाख शेयर ले लूं या 1 लाख रुपए वाला 1 शेयर ले लूं, कैपिटल तो 1 ही लाख रुपए रहेगा। तो डिनोमिनेटर छोटा हो या बड़ा हो, फर्क क्या पड़ता है उसमें? नहीं, फ़र्क वैसे नहीं पड़ता, लेकिन जो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम मुझे भी लगता है, जो हम सब रिटेल इन्वेस्टर की एक साइकोलॉजी होती है, अरे ये तो बहुत महँगा लग रहा है। तो वो जब भी शेयर का प्राइस बढ़ा होता है, यानी कि टिकट साइज़ ज़्यादा होता है, तो वो एक बट अज़्यूम करके चलते हैं कि ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे भी बड़ा महँगा रहेगा, क्योंकि इसका प्राइस भी बढ़ा है। तो वो एक जनरल साइकोलॉजी है और इसमें हम सब भी शामिल हैं। मैं ऐसा किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो हम सबकी जनरल साइकोलॉजी रहती है। तो उस हिसाब से भी लोगों का अट्रैक्शन जो ₹100 के नीचे के शेयर्स हैं, उनमें काफ़ी बनता है। और ये भी लगता है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ग्रोथ का चांस यहाँ पे काफ़ी बड़ा होगा, ऐसा भी एक फ़ील आता है। लेकिन ऑल इन ऑल एक ही बात मैं बोलती हूँ कि जहाँ कंपनी अच्छी हो, वहाँ पे आप आराम से लगाइए, चाहे से टिकट साइज़ बड़ा हो कि छोटा हो, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि चिंता रहित रहेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, सुमित जी मेरे से शायद एग्री करेंगे, फंडामेंटल्स में वो सुधार अभी भी नहीं आया, जो कि स्ट्रीट कब से मान के चल रही थी। तो देखते हैं ना, अगर वो आएगा तो फिर उसमें हम ऊपर कर लेंगे, लेकिन हम थोड़े निश्चिंत हो जाएँगे। तो इसीलिए मैं नीचे के लेवल दे रही हूँ कि अगर फिर भी करना है, इच्छा है, तो उस इच्छा को रिस्पेक्ट करते हुए अभी ना करें, 46 से 50 के ज़ोन में करें। इनफैक्ट मैम, ऐसी सिचुएशन जैसी इंडसइंड बैंक के अंदर अराइज हुई है, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली याद आती है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की। इसीलिए आज पूरे बाजार में जब पूरा बैंकिंग टर्मोइल में है, आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में खड़ा हुआ है कि सबसे पहले ट्रस्ट यहाँ पे सामने आता है। तो बैंक के केस में सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी बैंक है जहाँ सिचुएशन बेटर है, उनको पहली प्रेफरेंस दीजिए, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इवन एचडीएफसी बैंक, और बाकी उनमें जाइए जहाँ बाद में जहां पर ज्यादा दिक्कतें आपको दिखाई पड़ रही है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। और एम्स्टरडेम से एक सवाल आया है विवेक गुप्ता जी का, और वो सवाल इतनी तेजी में निकल भी गया। हाँ, उनके पास 4,000 शेयर है कृतिका ऑटो के। आप ट्रैक कर पाओगे मैम कृतिका ऑटो को? मैं कोशिश करती हूँ। कृतिका बायर्स तो है, कृत अ, कृतिका राइट? नो नो, KRITIKA। PRITIKA, कृतिका। हाँ, नहीं पी नहीं, फॉर इसका नहीं मिल रहा है मुझे कोड, मैं थोड़ा टाइम लूँगी, मैं फेयर ढूँढती एनफ, हूँ इसको। फेयर एनफ, फेयर एनफ, फेयर शायद एनफ। अगर ये मिले तो मैं बात करती हूँ, क्योंकि लेस नोन शेयर है, इसलिए जी जल्दी से चार्ट पे आता नहीं है। अच्छा, मैम, एक सवाल आया है राशिद चौधरी साहब का। इनके पास आईओसी के शेयर हैं इंडियन ऑयल के, 120 रुपए के दाम पे, और टाटा पावर के 250 रुपए के दाम पे। फर्दर बाय करने की जगह बन रही है या भी अवॉइड करें? देखिए आईओसी की बात करें तो फर्दर बाइंग करने की इन्होंने बात की है, जगह तो बन रही है, लेकिन अभी नहीं, 127 के ऊपर। तो 27 के ऊपर इसमें हम खरीदारी के मौके ढूँढेंगे, थोड़ा-सा ही दूर है, 3-4 रुपए की बात है, लेकिन उसके ऊपर निकल गए, उसके ऊपर बंद कर दे, कुछ समय तक टिका रहे, तो खरीदारी भी कर लीजिएगा। 134 का पहला टारगेट भी इसमें रखा जा सकता है। तो ये आईओसी पे था इनका सवाल। और प्रतिका ऑटो मुझे मिल गया है सुमित जी। जी। थैंकफुली तो प्रतिका ऑटो पे भी मैं बता देती हूँ, ये वीक लग रहा है काउंटर, ये और नीचे जा सकता है 17 रुपए के आसपास। इसमें एवरेजिंग ना करें, नया खरीद भी ना करें, लिया हुआ है तो सिर्फ बने रहेंगे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे लगाना रहेगा 15 के जोन पे।
15 के जोन में एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए, लेकिन सिचुएशन खराब है। और वैसे भी बहुत साफ बात आस्था मैम पहले ही कह चुकी हैं कि इस बाजार में आपके पास बहुत अच्छे नाम बहुत सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। पहले आप उनको प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद आप फोकस करिए बाकी किसी पेनी कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के ऊपर। आयरेडा के शेयर है रेणु सिंघल जी के पास 224 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें मैम? जी बिल्कुल। एरेटा की बात करें तो अभी तो ये काउंटर वीक हो गया है। इसमें सिर्फ होल्ड करा जा सकता है एंड वेट एंड वॉच ही किया जा सकता है। ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम आई थिंक ये वापस से अच्छी प्राइसेस में लौटेगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बने रहें। नई बाइंग भी ना करें, ये सोच के कि थोड़ी एवरेजिंग करें, वो भी ना करें। होल्ड करने की सलाह है 120 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें मुझे लगता है इनिशियली जो रखा जा सकता है वो 170 का रहे। 170 का एक टारगेट लेकर आप इनिशियली फिलहाल तो बने रह सकते हैं, लेकिन बाकी हाँ इसमें फर्दर एवरेज अभी ना करें। एक सवाल आया है निशा शर्मा जी का, इनके पास डॉनियर इंडस्ट्रीज के शेयर है। 2500 शेयर है 158 रुपए के दाम पर। ये शेयर ही मैम कम चर्चा में रहता है, आमतौर पे बातचीत होती नहीं है इसकी। आप कैसे देख रहे हो इसे? ये स्टॉक ओके लग रहा है, कोशिश कर रहा है कुछ रिबाउंड दिखाने की, लेकिन कोशिश इसकी कामयाब होगी 110 के ऊपर। यानी कि 110 तक जाना जरूरी है रिबाउंड दिखाने के लिए। 110 तक गया तो फिर 120, 125 के नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इसमें अभी तेजी करने के लिए 110 का लेवल तोड़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी बने रहा जा सकता है 95 के स्टॉप लॉस। तो 95 का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पर बने रह सकते हो, लेकिन थोड़ा बेटर दिख रहा है। पूरी तरह से इसको आप बेस्ट नहीं मानोगे एटलीस्ट अभी के लिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिरोज मौजूद है आगरा से। फिरोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार होली फिरोज जी। मुबारक हो सर जी। क्या कुछ कह रहे हैं फिरोज जी आप? होली मुबारक हो सर जी। आपको भी फिरोज साहब होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम्म। क्या सवाल है फिरोज जी आपका? सर मेरा ज्योति लैब पे सवाल है। मैंने ओके। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैं ज्योति लैब लिए थे 400 शेयर 367 की प्राइस में। जी। और कितना समय इसको आप और दे सकते हैं फिरोज जी? 6 महीने साल भर। 6 महीने साल भर। असमय ज्योति लैब 400 शेयर है 367 रुपए के दाम पर खरीदारी है। एफएमसीजी कंपनी अच्छी है, लेकिन ये आउट ऑफ साइट है सो फार। करना क्या चाहिए इन्हें? नजरिया दे सकते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी बात है कि इनकी कॉस्ट प्राइस से बहुत ज्यादा टूटा नहीं है ये काउंटर। 367 का कॉस्ट प्राइस है 333, मतलब 20-30 पॉइंट नीचे है। वैसे तो ये राउंड ऑफ करे तो 9-10% के आसपास होता है, लेकिन फिर भी इस मार्केट में बहुत बड़ा फॉल नहीं है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में तो बहुत ज्यादा, मतलब 15-20% भी काफी डाउन हुए हैं स्टॉक्स, उससे ऊपर भी। दूसरी तरफ इसमें होल्ड कर सकते हैं। एक बार जरूर ध्यान रखें 342, 345, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट लेवल है। बस ये निकाल दे तो फिर ये और भी अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें कि 370 से लेके 390 तक जाने की भी गुंजाइश रखेगा। तो पहले लेकिन ये जो मैंने लेवल्स दिए हैं 345 तक, ये निकलने जरूरी है। तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं सर। होल्ड कर लीजिए इसको 310 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 345 का लेवल पार हुआ तो फिर ये आराम से 365 से 390 तक भी जा सकता है, तो उनको टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके। सभिया सैयद जी का एक सवाल आया है, इनके पास मेदांता और परसिस्टेंट, ये दो शेयरों में ये एंट्री और एग्जिट की बातचीत कर रहे हैं। और मैम इसमें मेरा भी एक सवाल है आशा मैम, कि हाल फिलहाल में जो हॉस्पिटल स्पेस है उसमें कई स्टॉक के मल्टीपल 100 के ऊपर चले गए थे। मैक्स हुआ, मेदांता हुआ, यू नो अपोलो हुआ एक टाइम पर। और बहुत सारी आईटी कंपनियों में भी जो मल्टीपल है वो 60-70 तक पहुंच गया है, जैसे कोफोर्ज हुआ, परसिस्टेंट हुआ, इवन हेक्सावेयर है। सो ये टाइप की जो कंपनियां हैं जिनके मल्टीपल बहुत एक्सट्रीमली कॉस्टली साइड पर है, इनमें क्या किया जाए? अभी भी गिरावट के बाद भी 60-70 के मल्टीपल पे सब खड़े हैं, क्या करें अभी इनमें? देखिए, हर स्टॉक की यूनिकनेस है। अगर वो मल्टीपल कमांड कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है। अभी अगर हेक्सावेयर की बात करें तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी हेक्सावेयर के पास है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हम जिसे कह सकते हैं वो है। और वही एक इसका मेन कारण है कि इसका प्रीमियम हाई क्यों है। तो
तो जब भी किसी स्टॉक का प्रीमियम हाई लगे तो आप ये मान के चलिए कि देयर मस्ट बी सम यूएसपी, कुछ ना कुछ यूनिकनेस उसके बिजनेस में जरूर होगी। परसिस्टेंट की बात करें तो वहां पे आप देखिए लगातार अगर मैं सीएजीआर ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखूं तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सीएजीआर ग्रोथ है, और वो सिर्फ टॉप लाइन की नहीं है, बॉटम लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलोंग विद वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन भी हैं। तो ये मुझे एक कारण लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये कारण लगता है कि जब भी कोई हाई पी का स्टॉक होता है तो उसके हाई पी के पीछे कोई ना कोई एक बड़ा फंडामेंटल कारण जरूर होता है कि क्यों वो इतना अच्छा पी इंजॉय कर रहा है। तो अगर हम वो कारण ढूंढने की कोशिश करें तो हमारे फंडामेंटल्स काफी अच्छे हो जाएंगे किसी भी स्टॉक को लेके। अब अगर यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम जैसा आपने बोला या फिर हेक्सावेयर बोला फॉर द, तो परसिस्टेंट सिस्टम ठीक लगता है, पर अभी ये पूरा आईटी स्टॉक्स एक बार नीचे आए हैं, उस हिसाब से ये भी नीचे आया है। अब इसमें नई बाइंग करने की जल्दबाजी ना करें, 5300 के ऊपर आने दीजिए, 5300 5400 के ऊपर, फिर इसमें नई बाइंग का हम एक मन बनाएंगे। अभी ये टूट रहा है तो इसे फिर छोड़ देना चाहिए, इसमें अभी नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। वहीं हेक्सावेयर की बात करें तो हेक्सावेयर ठीक लगता है, परसिस्टेंट को होल्ड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ बाइंग की राय दी, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड भी कर सकते हैं। और हेक्सावेयर में भी अभी सिर्फ होल्ड ही करिए, और टारगेट इसमें अभी तो हम 840 तक के देना चाहेंगे, 820 से 25 का पहला और फिर 840 का दूसरा। स्टॉप लॉस रहेगा 705 का।